ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देव यादव। आज हम बात करेंगे, जो हम टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक सांद्रता के आधार पर किस तरह से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात किया जाता है, वेग नियतांक k का मान निकाला जाता है, वेग नियतांक k की इकाई का मान निकाला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या चीज़ है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद समाकलित अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक k का मान क्या आएगा उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के ये अर्धायु काल, और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य किस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर है। इसके अलावा हमने सीखा था अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखते हैं, अभिक्रिया की कोटि किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और सीख ली थी कि अभिक्रिया का वेग और उसके स्टाइक्योमीट्रिक जो गुणांक है उनके बीच में किस तरह से संबंध है, और स्टाइक्योमीट्रिक गुणांक अगर आपका उपस्थित है अभिक्रिया के अंदर तो अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखा जाता है, ये हमने सीख लिया था। इसके अलावा हमने द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम सीख लिया था, उसको हमने फॉर्मूले में रख के देख लिया था कि हम उसको किस तरह से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो आज हम द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम को समझेंगे कि जो हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये जो न्यूमेरिकल हैं चाहे हमारा IIT लेवल का हो चाहे 12th क्लास का हो, उसको किस तरह से सोल्व करते हैं द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के हिसाब से। तो चलो आज हम सीखते हैं सबसे पहले कि अगर हमें प्रारंभिक सांद्रता दी गई हो तो हम किस तरह से अभिक्रिया की कोटि को बता सकते हैं, वेग नियतांक k का मान बता सकते हैं, और वेग नियतांक की इकाई का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखो हमारे को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारी हेडिंग है कि अगर हमारे पास में प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है तो अभिक्रिया की कोटि को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास में देखो क्या क्या दिया हुआ है। कोई अभिकारक, दो अभिकारक है हमारे पास में, एक तो अभिकारक ए है और दूसरा अभिकारक हमारे पास में बी है। इसके साथ में हमको अभिक्रिया का वेग दे रखा है। तो पहला किसी टाइम पर उन्होंने सांद्रता ए की नोट करी तो वो सांद्रता थी 0.1, बी की सांद्रता भी थी आपकी 0.1 और अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है 0.05। दूसरा डाटा उन्होंने किसी टाइम पर लिया इसी अभिक्रिया के लिए, तो प्रारंभिक सांद्रता थी इसकी 0.2, बी की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 और अभिक्रिया का वेग था 0.1। तीसरा डाटा उन्होंने लिया, ए की प्रारंभिक सांद्रता थी आपकी 0.1, बी की प्रारंभिक सांद्रता थी 0.2 और अभिक्रिया का वेग था 0.05। अगर इस तरह के क्वेश्चन हमको मिलते हैं तो हमको किस तरह से अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। ये जो पर्टिकुलर मैंने क्वेश्चन लिखा है आपका, ये क्वेश्चन आपका IIT 2014 में आया हुआ है। IIT 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम सीखेंगे कि हम 12th क्लास के अंदर अपना बेसिक किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और हम यहाँ से पढ़ते हुए जो बड़े कंपटीशन है उनकी तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें हम। तो हम 12th क्लास में जो हम सीख रहे हैं साथ साथ में उसको हम अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि जो हमारे बड़े कंपटीशन है उसको हम किस तरह से सॉल्व करें। तो चलो हम देखते हैं। तो पहले तो जो हमको डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हमको जो चीज़ लिखनी है वो लिखना है द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम। हमारा द्रव्य क्रिया अनुपाती का नियम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, वो नियम हमारा ये था कि जो अभिक्रिया का वेग है, जो आपका अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया के वेग को मैं लिखता हूँ स्मॉल r से। तो ये क्या था आपका, ये A की सक्रिय द्रव्यमान उसकी घातांकारी थी x और B का जो सक्रिय द्रव्यमान था उसकी घातांकारी थी y। इस तरह से ये लिखा गया है। जो अभिक्रिया का वेग था वो अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था। समानुपाती वाली साइन को हटा के मैंने वेग नियतांक k लिखा था। यहाँ पर जो मेरा k है वो वेग नियतांक है, ये मेरा वेग नियतांक है। देखो जो x और y है, ये x और y आपके गुणांक है और ये आपकी प्रायोगिक वैल्यू है। तो x और y का जो आपका योग बनेगा वो बनती थी आपकी अभिक्रिया की कोटि। ये पार्ट जो है मैंने वो पिछले वाले लेक्चर के अंदर कवर कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो पीछे वाली वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट में जाकर या फिर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। पहले आप प्लीज़ उस पार्ट को देखिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल आपको बहुत सिंपल लगेगा, IIT में आया हुआ है।
तो हम स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया के वेग को मैं द्रव्य किरणपाती के नियम से इस तरह से लिख सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ अप्लाई करना है, 3 डाटा दिए हुए हैं, द्रव्य किरणपाती नियम को लगाना है और 3 इक्वेशन बनानी है। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले प्रारंभिक सांद्रता के आधार पर, तो सबसे पहले आपको 3 समीकरण बनानी है। तो मैं समीकरण बनाता हूँ। देखो अभिक्रिया का वेग है, पहली रिएक्शन में देखो आप पहले डाटा को अगर मैं फॉलो करूँ तो अभिक्रिया का वेग कितना है आपका 0.05। तो मैं पहली अभिक्रिया लिखता हूँ 0.05 इक्वल्स टू के। ए की सांद्रता देखो कितनी है आपकी 0.1, इसकी पावर आई x, और बी की सांद्रता कितनी है आपकी 0.1 और इसकी सांद्रता कितनी है आपकी y। तो ये मेरी इक्वेशन बनी फर्स्ट। यानी अगर मेरे पास में ये डाटा दिया हुआ है तो मैं इसको इस तरह से द्रव्य किरणपाती नियम के हिसाब से लिख सकता हूँ। इस वाले फॉर्मूले में मैं अप्लाई करता हूँ। तो दूसरी जो रेट है, रेट देखो आपकी अभिक्रिया का वेग कितना दिया हुआ है 0.1 इक्वल्स टू के। ए की सांद्रता दी हुई है आपको 0.2, बी की सांद्रता दी हुई है आपको 0.1, इसकी पावर आएगी x और इसकी पावर आएगी y। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग दिया हुआ है 0.05 इक्वल्स टू के। इसकी सांद्रता दी हुई है आपको 0.1 की पावर x और इसकी सांद्रता दी हुई है आपको 0.2 की पावर y। ये मेरी इक्वेशन बनी तीसरी। तो देखो आपको करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन देखने में आपको लेंथी लग सकता है, पर ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। सबसे पहले हमें द्रव्य किरणपाती नियम को अप्लाई करना है। इन डाटा के हिसाब से ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और अभिक्रिया वेग को पुट करके हमको सबसे पहले 3 इक्वेशन बनानी है। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद में हमको ये करना है कि जो हमारे पास 3 इक्वेशन ये आ गई हैं, इन 3 इक्वेशन को हमको उपयोग करके या तो x वाले टर्म को खत्म करना है या y वाले टर्म को खत्म करना है। तो देखो हम किसको डिवाइड करें कि हमारा x वाला टर्म खत्म हो जाए। तो अभिक्रिया 1 के अंदर अगर मैं अभिक्रिया 3 का डिवाइड कर दूं, या अभी समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग दे दूं या समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग दे दूं, तो आपका x वाला जो गुणांक है ये खत्म हो जाएगा। तो मैं मैथमेटिक्स टर्म यूज में लेता हूँ। जो समीकरण 3 है आपकी, उसको डिवाइड करता हूँ मैं समीकरण 1 से। समीकरण 3 को समीकरण 1 से मैं डिवाइड करता हूँ। तो देखो समीकरण 3 है मेरे पास में, समीकरण 3 को हम समीकरण 1 से भाग देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 क्या है मेरे पास, समीकरण 3 का जो इधर वाला पार्ट है वो है आपका 0.05, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट भी आपका 0.05 है। इसका देखो जो आपका राइट हैंड साइड है वो आ रहा है k इंटू 0.1 की पावर x और 0.2 की पावर y अपॉन में इसका ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो ये आ रहा है आपका k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। देखो क्या कैंसिल हो सकता है, ये तो सेम है तो ये कैंसिल हुआ, k से k कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया सेम है, ये कैंसिल हो गए। तो इधर तो मेरा बचा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ बना 2 की पावर y। देखो कंपेयर मैं तब कर सकता हूँ, गुणांक को मैं कंपेयर तब कर सकता हूँ जब दोनों के जो आपके आधार हो वो सेम हो। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो एक मान कब बनता है, जब किसी की पावर 0 हो आपकी, किसी का भी आधार आपका कुछ भी ऊपर उसका घातांक अगर 0 हो तो उसका मान बनता है आपका 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि जो आपका राइट हैंड साइड है उसके अंदर जो आपका आधार है वो 2 बन रहा था, तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 0। अब मैं इनका आधार देखो आपका क्या है, समान, इनका आधार समान है आपका, आधार समान है तो घातांक भी क्या होंगे, घातांक भी इसके समान होंगे। तो मैं कंपेयर करके क्या लिख सकता हूँ, मेरे y का मान कितना आएगा, y का मान मेरा है यहाँ से 0, यानी x और y में जो एक चीज़ निकाली जा सकती थी वो मैंने वैल्यू निकाली y की। इसके अलावा देखो अगर मैं किसको डिवाइड करूँ, मेरा y का मान आ गया, यानी मैं y वाले टर्म को कैंसिल कर लूँ, यानी मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूं, तो देखो आपको क्या हो सकता है, y वाला टर्म कैंसिल होगा, x का मान आ जाएगा। तो मैं एक नया गणितीय रूप लगाता हूं, उसमें मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से मैं विभाजित करूंगा तो देखो ये वाला मान लिख लो आप सीधा का सीधा 0.05 बटे में 0.1, इधर लिखो आप
इक्वल्स टू के 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y। इधर लिखोगे तो आप क्या बनेगा 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y। देखो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में आपको मैथमेटिक्स टर्म है सॉल्व करना है। तो ये कैसे ये कैंसिल आपका, ये 0.1y से 0.1y कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आपका। देखो ये जो लिखा हुआ है ना 0.5, इसको मैं गणितीय रूप में लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात -2। पॉइंट के बाद में जितने भी आपके अंक आएंगे उतने जीरो जाएंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 बटे में 100, 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2। उसको लेके जाऊंगा तो ऊपर ये बनेगा 5 इंटू में 10 टू पावर -2। इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू में 10 टू पावर -1। इधर से देखो आपका क्या बचा, इधर से बचा आपका 1/2 की पावर x। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू में 10 टू पावर -2 इंटू में 10 टू पावर +1। जब ये घात ऊपर जाएगी तो ये आपका प्लस का होगा। यहां से देखो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है आपका 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर भी क्या होगी माइनस की। ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा और ये क्या बनेगा 2 की पावर -x। देखो ये कितना बना आपका 5 इंटू में 10 टू पावर -1 इक्वल्स टू 2 टू पावर -x। तो ये आपका बना, ये 10 टू पावर -1 नीचे लेके आओगे तो ये बनेगा 5/10। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर -x। तो ये बना आपका 1/2 इक्वल्स टू 2 की पावर -x। यहाँ से 2 को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर -1 बनेगी, 2 की पावर -1 इक्वल्स टू 2 की पावर -x। तो मैं कंपेयर करूंगा दोबारा, इनके आधार समान है तो घातांक भी समान होंगे। यहाँ से देखो क्या लिखा जा सकता है -x इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x का मान आएगा आपका 1। देखो एक बार मैं दोबारा चलता हूँ कि मैंने किस तरह से समझाया इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, द्रव्य किरणोत्पाती नियम को लिख के इन 3 डाटा जो मेरे को दिया हुआ था, इनसे इन 3 डाटा से मैंने 3 रासायनिक समीकरण बना ली गणितीय रूप में। अब ये मेरे पास बन गया ना, इसके बाद मुझे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग देना है ताकि मेरा कोई ना कोई एक जो गुणांक है वो कम हो जाए। तो पहले मैंने 3 को समीकरण 1 से भाग दिया, उसके बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दिया, तो मेरे x और y दोनों का मान आ गया। अब देखो मुझसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया की कोटि तो मुझे पता है, अगर x और y का मान मेरे पास है तो x प्लस y आपका अभिक्रिया की कोटि बनती है। तो इसके बाद देखो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मुझे अभिक्रिया की कोटि लिखनी है, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि क्या बनेगी आपकी x प्लस वाई। x कितना है आपका 1 और y कितना है आपका 0। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है आपकी 1। अगर मुझसे पूछा जाए कि वेग नियतांक k का मान क्या आएगा, वेग नियतांक k की जो इकाई है वो क्या आएगी, तो देखो अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम डायरेक्ट याद रख के बता सकते हैं कि सेकंड इनवर्स आएगी, और नहीं आता है तो फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे सांद्रता की पावर 1 माइनस n इंटू में समय इनवर्स। तो n मेरी अभिक्रिया की कोटि बनती थी, अभिक्रिया की कोटि आपकी 1, तो ये बनेगा सांद्रता की पावर 1 माइनस 1, और ये क्या बनेगा आपका समय इनवर्स। देखो 1 माइनस 1 आपका 0 बनेगा, ये 1 माइनस 1 आपका 0 बनेगा, और किसी की भी पावर 0 आपका आंसर आता है 1, यानी 1 इंटू में क्या बनेगा आपका समय इनवर्स। यानी जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका मान आएगा, वेग नियतांक k की इकाई का मान आएगा आपका समय इनवर्स। देखो मैंने एक बार ये न्यूमेरिकल आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है आपको, फिर भी आपको कोई डाउट आता है किसी भी पार्ट में तो आप मेरे को पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन चैनल जो चल रहा है, 2 ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसमें आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल आईडीज पर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है। जिनको समझ में आया है वो एक बार इस पार्ट को देखिएगा, और इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और प्रोवाइड करवाऊंगा, आप उनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें नोट्स जो हैं आप मुझे प्रोवाइड करवाएंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और वो नोट्स मुझे प्रोवाइड करके बताएंगे कि सर हमने इस तरह से लिखा है।
इसके बाद में आपको 2 क्वेश्चन और हैं जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी बिहाफ पर उनको अभिक्रिया की कोटि का मान आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपका ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे कंपटीशन हो, चाहे आपका 12th बोर्ड का एग्जाम हो, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया से क्वेश्चन 100% आपका आता है। तो एक बार हम देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया वेग का मान सदैव नियत रहता है, उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए वेग नियतांक या अभिक्रिया का वेग का मान सदैव नियत बना रहता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। अभी ये जो परिभाषा आपकी लिखी हुई है, इसको फिलहाल एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको डेरिवेशन से समझाता हूँ इसको कि वेग नियतांक का मान किस तरह से नियत बना रहता है, हम लेके चलेंगे और मैं आपको लास्ट में जो आपकी अभिक्रिया का वेग है वो नियत ला के दिखाऊंगा। उसके बाद में ये अभिक्रिया पर हम दोबारा लौटेंगे। तो चलो एक बार रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं हम। मैंने माना कि मेरे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, मेरे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया इस तरह से है कि रासायनिक अभिक्रिया में ए से मेरा उत्पाद बन रहा है। मैंने इस तरह से अभिक्रिया ली है कि ए से मेरा उत्पाद बन रहा है। तो देखो, किसी प्रारंभिक जो प्रारंभ में मैं बात करूं या t = 0 पर प्रारंभ में अगर मैं बात करूं तो ए की जो सांद्रता है, ए की सांद्रता मैंने मानी स्मॉल ए। t = 0 पे या प्रारंभ में जो ए अभिकारक ए की सांद्रता है वो मैंने मानी स्मॉल ए, तो उत्पाद स्टार्टिंग में कितना रहा होगा आपका 0। उसके बाद मैं बात करता हूं किसी समय t पर, किसी समय t पर जो अभिकारक है इसकी सांद्रता मैंने मानी कि a में से x पार्ट आपका ब्रेक हो गया, तो आपका जो बच गई होगी सांद्रता वो बची होगी a - x। तो जितना इसमें से ब्रेक हुआ है, जितना इसमें से कम हुआ है उतना ही आपका उत्पाद बना होगा, यानी उत्पाद कितना बना होगा आपका x। यहाँ तक देखो, रासायनिक अभिक्रिया में हमने a से उत्पाद बनाया है, t = 0 पर प्रारंभिक सांद्रता a के लिए स्मॉल है, उत्पाद आपका 0 रहा होगा। किसी समय t पर सांद्रता मैंने मानी है a - x और उत्पाद आपका आया होगा x। इसके बाद में देखो, मुझे रासायनिक बलगतिकी वाला जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसमें मैंने अभिक्रिया का वेग सीखा है कि अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखते हैं। तो मैं इस चैप्टर के हिसाब से अभिक्रिया का वेग लिखता हूँ। अभिक्रिया का वेग लिखूंगा मैं -d/dt। ए की सांद्रता में परिवर्तन इसके लिए लिखूं तो, और उत्पाद के लिए लिखूंगा तो d/dt, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ये मैंने सिखाया था आपको किस तरह से गणितीय रूप में अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है या तात्क्षणिक वेग किस तरह से लिखा जाता है। तो किसी टाइम t पर a की सांद्रता में परिवर्तन कितना है a - x, यानी इसको लिखा जा सकता है -d/dt। कितना चेंज हो रहा है सांद्रता में a - x, और b की सांद्रता कितनी आ रही है t टाइम पर उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है x, तो इसको लिखेंगे प्लस dx/dt। इसको मैंने डाला है क्वेश्चन नंबर 1। अभिक्रिया वेग लिखने के 2 तरीके थे। एक तो था आपका अभिक्रिया वेग या तात्क्षणिक वेग जो रासायनिक बलगति वाले चैप्टर में हमने सीखा है। दूसरा तरीका हमारा जो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको अप्लाई करके बताया था वो था हमारा द्रव्य क्रिया अनुपाति का नियम। तो देखो, दूसरा जो मेरा पार्ट है उसको मैं लिखता हूँ, अभिक्रिया का वेग लिखता हूँ द्रव्य क्रिया अनुपाति के नियम से। द्रव्य क्रिया अनुपाति नियम से
तो जो अभिक्रिया का वेग आएगा आपका, अभिक्रिया का वेग क्या, अभिक्रिया का वेग बनेगा k, और सक्रिय द्रव्यमान देखो अभिकारक इसमें एक ही है तो मैंने लिखा एक ही, जो सक्रिय द्रव्यमान था और जो घातांक आएगी आपकी 0, क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका घातांक था, उसका सम जो आपका योग था वो आपकी कोटि बनती थी। यहाँ पर मैं फिलहाल शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक है, देखो अभिक्रिया का वेग मैं यहाँ से लिखूँ, चाहे ये वाला पार्ट लिखूँ माइनस डी ओवर डी टी ए माइनस एक्स, या लिखूँ डी एक्स अपॉन डी टी, ये दोनों इक्वल है। तो और है अभिक्रिया का वेग, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग लिखना है तो मैं उत्पाद वाला टर्म साथ में लेके चलता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ डी एक्स अपॉन में डी टी, यानी अभिक्रिया का वेग जो है ये वाला मान मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो ये मेरा बनेगा डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल्स टू के। अब देखो किसी की भी पावर 0, आंसर आता है आपका 1। इसके बाद में मुझे देखो यहाँ से जो डी एक्स अपॉन में डी टी है आपका, इसका मान आ रहा है आपका के यानी नियत। अब एक बार मेरे को बताओ आप कि ये जो लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन में डी टी, ये डी एक्स अपॉन में डी टी मेरा अभिक्रिया का वेग है, ये मेरा अभिक्रिया का वेग है, और के का मतलब क्या हुआ, नियतांक। अब देखो हम परिभाषा में चलते हैं, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके लिए अभिक्रिया का वेग सदैव नियत रहता है। अभिक्रिया का वेग सदैव क्या रहता है, नियत। तो ये देखो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग कैसा आ रहा है, नियत। तो हमें परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा डेरिवेशन मुझे आता है तो मैं परिभाषा लिख सकता हूँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके लिए अभिक्रिया का वेग सदैव नियत रहता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग नियतांक आ रहा है, यहाँ से मैं परिभाषा लिख सकता हूँ। उसके बाद में अगर मुझसे पूछा जाता है समाकलित शून्य कोटि अभिक्रिया पूछी जाती है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसके बाद में समाकलन ऑन करना है। जो अभिक्रिया मेरे पास में आई है ये, इसका मुझे समाकलन ऑन करना है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको एक बार, डी एक्स इक्वल्स टू के इंटू में डी टी। अब मैं लिखता हूँ दोनों तरफ समाकलन करने पर आपका क्या बनेगा, दोनों तरफ समाकलन करने पर बनेगा आपका, समाकलन का साइन आएगा dx और नियतांक आपका समाकलन से बाहर आएगा, यहां बनेगा आपका dt। इसके बाद में देखिए आपका dx का समाकलन आपका बनेगा x। जो आपका dx का समाकलन है, dx का समाकलन बनेगा आपका x के, dt का समाकलन है, dt का समाकलन आपका बनेगा t, और साथ में आएगा एक समाकलन स्थिरांक को मैंने लिखा I से। ये जो अभिक्रिया का वेग है आप इसको k नोट से लिखो, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख रहे हैं तो जहां पर k लिखा हुआ है उसके नीचे 0 का निशान और लगा लो, इससे ये पता चलेगा कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान है। इसके बाद में देखो x इक्वल्स टू k नोट t प्लस आई, यहाँ पर आपका है समाकलन स्थिरांक। अब देखो जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है वो ठीक है, नहीं तो जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर के अलावा आपका कहीं समाकलन नहीं आएगा। जिन बच्चों के पास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, जिनके पास नहीं है फिलहाल उनके लिए इतना है कि dx को आप याद कर लें और dt को याद कर लें, इससे ज़्यादा आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री में। इसके बाद में क्या है, मुझे जो समाकलन स्थिरांक है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि t इक्वल्स टू 0 पर जब मैं t को 0 पुट कर रहा हूँ, देखो जब मैंने t को 0 पुट किया है, t को 0 पुट किया तो x भी कितना है आपका 0, यानी t इक्वल टू जब 0 था तो x भी आपका कितना था 0। ये मान मैं ऊपर अभिक्रिया में पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा आपका 0 k नॉट, और इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं i। तो i की वैल्यू भी कितनी बन रही है आपकी 0, i की वैल्यू 0 बन रही है। इस वाली अभिक्रिया को इसके अंदर, इस i के मान को इसके अंदर पुट करूंगा तो x का मान कितना बनेगा आपका, x का मान बनेगा आपका k नॉट t। यहाँ से अगर मैं k नॉट की वैल्यू निकालूं या वेग नियतांक k नॉट की वैल्यू निकालूं, जो वेग नियतांक है आपका, वेग नियतांक k नॉट का मान आएगा आपका, k नॉट का मान क्या बनेगा यहाँ से x अपॉन में t। तो x देखो यहाँ से वेग नियतांक k नॉट का मान बनेगा आपका x अपॉन में t। मुझसे पूछा जाए कि क्या है, तो k नॉट तो क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक,
शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक है ये आपका। उसके बाद में x मुझे पूछा जाए तो किसी समय t समय पर उत्पाद की सांद्रता है ये। t समय पर ये आपकी क्या है, उत्पाद की सांद्रता। तो देखो मैंने सीखा क्या अभी तक आपसे कि मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा को पढ़ लिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। उसके अलावा मुझसे समाकलित अभिक्रिया पूछी जाए तो समाकलित अभिक्रिया को किस तरह से निकालना है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके लिए वेग नियतांक का मान हमें सदैव नियत बना रहता है, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसको अगर हम समाकलित हमको अभिक्रिया लिखनी है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, ए से मेरा उत्पाद बन रहा है। जैसे ए से उत्पाद बनेगा आपका t = 0 पर सांद्रता इसकी a है, इसकी 0 है, किसी समय t पर इसमें से a - x, तो ये आपका x बनेगा। यह अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक वेग लिखा हुआ है, इसी चैप्टर में हमने सीखा है। इसके अलावा हमने सीखा है कि द्रव्य क्रियानुपाती नियम से कैसे लिखते हैं, तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम से हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग मैंने यहाँ से लिख दिया dx/dt, किसी की भी पावर 0 आपका आंसर आता है 1। उसके बाद में मैंने समाकलन किया है, समाकलन करने के बाद में जो वैल्यू आई है k0 की वैल्यू आई है मेरे पास में x/t। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्ट भी याद रखना और ये आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए। इसके बाद हम सीखेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना किस तरह से की जाती है। देखो अगला टॉपिक है हमारा अर्ध आयुकाल की गणना करना, कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना हम कैसे करते हैं। देखो अर्ध आयुकाल क्या है, अर्ध आयुकाल है कि अगर एक इंसान की उम्र हम 100 साल मानते हैं तो अर्ध आयुकाल कितनी हुई उसकी 50, यानी पूर्ण अभिक्रिया को आधा होने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। या फिर पूरी अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो अब हम परिभाषा देखें अर्ध आयुकाल की, तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा आपकी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। चलो देखते हैं हम परिभाषा क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जो समय लगता है उसको लिखते हैं हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। जैसे मेरे पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है आपका, A से बन रहा है आपका उत्पाद, A से आपका उत्पाद बन रहा है, t = 0 पर इसकी सांद्रता कितनी है आपकी स्मॉल a, तो ये कितना रहा होगा 0। अब हमें जो मेरा समय है t को मैंने t½ से रिप्लेस किया, जो मेरा समय है उसको मैंने अर्ध आयुकाल से रिप्लेस किया, तो a कितना बनेगा आपका, यानी a को आधा होने में, आधा तो तभी होगा जब a में से आधा क्या हो जाए आपका कम हो जाए, तो आधा कम हुआ तो ये बनेगा भी कितना आपका, आधा ही बनेगा। और ये मान किसका है, यानी x को मैं कितना पुट कर दूँ a/2। अगर x को मैं a/2 पुट करूँगा तो देखो a/2 कितना बनेगा आपका a/2, और यहाँ पे भी उत्पाद भी कितना बनेगा आपका a/2, यानी अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। देखो हमारे पास जो रिजल्ट आया था आपका, हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया में, वो रिजल्ट आया था आपका वेग नियतांक k0 का मान बना था आपका x/t, ये मेरा मान आया था। अब मैं t को रिप्लेस करता हूँ, यदि मैं लिखूँ, यदि t को मैंने रिप्लेस किया t½ से, तो x का मान कितना बनेगा आपका, देखो यदि t को t½ से रिप्लेस करूँगा तो x कितना बन रहा है आपका a/2, यानी x को कितना लिखूँगा मैं फिर a/2,
ये वैल्यूज़ मैं पुट करता हूँ, ये वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा तो मेरा मान कितना बनेगा, के नॉट का मान बनेगा आपका, एक्स का मान बना ए अपॉन में 2 अपॉन में टी हाफ को इधर लेके आता हूँ तो टी हाफ का मान कितना बनेगा आपका, ए अपॉन में 2 के नॉट, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो ये टी हाफ है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ए क्या है आपका, ए है आपका अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ए आपकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और के नोट क्या है आपका, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक है, शून्य कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग नियतांक है आपका। देखो एक बार फिर देखो, अर्धायुकाल क्या चीज़ है आपकी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। रासायनिक अभिक्रिया कोई ए से उत्पाद बन रहा था, टी = 0 पर इसकी सांद्रता थी ए, हमें अर्धायुकाल लेना है तो हम आधे समय को लेते हैं, तो मैंने टी को रिप्लेस किया टी हाफ से, तो इसकी सांद्रता भी कितनी रहेगी, हाफ, तो उत्पाद भी कितना बनेगा आपका हाफ, यानी a - x का मान आएगा आपका a/2 और x भी कितना बनेगा a/2। तो अभिक्रिया का जो हमने पिछली डेरिवेशन में वेग नियतांक के नोट का मान निकाला था वो आया था मेरा x अपॉन में t। इस अभिक्रिया के अंदर मैंने t को t हाफ से रिप्लेस किया, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा, a/2 से। ये वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन में पुट करी, तो t हाफ की वैल्यू आई आपकी a अपॉन में 2 के नोट। ये आपकी अभिक्रिया का अर्धायुकाल है। इसके बाद में हम ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे। ये जो मेरे पास में अभिक्रिया है कि जो इसमें अगर इस अभिक्रिया को मैं देखूं, ये जो मेरी अभिक्रिया है के नोट और x अपॉन टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर चेंज करके लिखूँ तो इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूँ t = x अपॉन में के नोट, यानी मेरे को समय और उत्पाद की सांद्रता में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा इसको हम आगे देखते हैं। हम कि जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें उत्पाद की सांद्रता x, उत्पाद की जो सांद्रता है आपकी x, और समय t के मध्य ग्राफ जो आएगा वो किस तरह से आएगा, समय t के मध्य जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा आपका, वो ग्राफ किस तरह से प्लॉट किया जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट मेरे पास में था के नोट = x अपॉन में t, तो मैं इस t को इधर लाया तो t = क्या लिखा मैंने, x अपॉन में के नोट। ठीक है, मेरे को t और x के अंदर ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं एक बार के नोट को साइड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे x के, ये के नोट को तो मेरे को काउंट करना नहीं है, तो t मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा तो ग्राफ हमेशा आपका कैसा आएगा, ग्राफ हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सरल रेखा आएगा। और सरल रेखा में भी हमको ये कैसे पता चलेगा कि वो मूल बिंदु से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा, तो आपको ये करना है कि एक मान को शून्य रखना है, अगर दूसरा मान भी शून्य हो जाता है तो वो ग्राफ आपका कहाँ से जाएगा, वो मूल बिंदु से जाएगा। मतलब जो मेरी अभिक्रिया थी ए से मेरा बन रहा था उत्पाद, उसमें t = 0 पर इसकी सांद्रता थी a और इसकी सांद्रता कितनी थी 0। देखो t = 0 पर अगर t = 0 पुट करूँ तो ये उत्पाद मेरा x था, तो ये x भी कितना, यानी इसको कुछ समय बाद ये a - x और ये x था, यानी t = 0 पर x भी कितना है 0, यानी t = 0 पुट करने पर x आपका 0 पुट हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ आपका कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से, और कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। एक तरफ मैं सांद्रता x को लिखूं और एक तरफ मैं समय t को लिखूं, तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, ग्राफ आएगा आपका स्ट्रेट लाइन। और कहाँ से पास होगा, वो पास होगा आपका मूल बिंदु से। मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे आपके 0,0। ये वाला जो कोण है ये कोण आएगा आपका थीटा। तो उत्पाद की सांद्रता x और समय t के मध्य ग्राफ आपका इस तरह से आएगा। यहाँ आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुँचाते रहें जो फ़िलहाल
स्कूल से नहीं जुड़ रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उनको हमारे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जोड़िए ताकि उनका रूटीन में आपका वर्क चलता रहे। इस चैनल पर आपको रसायन विज्ञान की, इसके अलावा आपको फिजिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की जो क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो किसी और भी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जो फ़िलहाल क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें हमारे ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें तथा जो आपके पास में बेल नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसे आप प्रेस करें ताकि जो भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।